सभी को नमस्ते। अपने अपने पाठ्य पुस्तिका में हमें एक कहानी यह भी इस पाठ से जो क्वेश्चन दिए गए हैं, जो भाषा ज्ञान बताया गया है, उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि आपको क्या लिखना है और क्या समझना है। देखिए, सबसे पहले आपको अर्थगायता प्रतिक्रिया में जो क्वेश्चन दिए हैं, प्रश्नों के उत्तर, इस पाठ की लेखिका एक स्त्री होते हुए भी उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। अब आप बताइए कि सामाजिक विकास में विद्यार्थियों का क्या योगदान हो सकता है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, समझकर आप उसको आंसर लिखने के लिए तैयार हो जाइए। और ज़रूरत नहीं है आपको किसी बुक का भी। आप सामाजिक विकास में अगर समाज को अगर आगे बढ़ाना है तो जैसे मनु भंडारी ने जो अपना योगदान दिया, तो आप अपना क्या योगदान दे सकते हो, अपने आप के विचार स्वयं लिखो। अब इसी के साथ एक क्वेश्चन आपको दिया, समाज सुधार कार्यों में स्वयंसेवी संस्थाओं की क्या भूमिका है, यानी क्या पार्ट है, वो क्या कर सकते हैं, ये उनको बताना है। समाज में सुधार लाने के लिए जो स्वयंसेवक निकले हैं, जो बने हैं, जिन्होंने ये बीड़ा उठाया कि हम समाज के अंदर सुधारता लाएंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना, हमारा कार्य क्या है, हम कौन सा पार्ट अदा कर सकते हैं, उसके बारे में लिखना है। अब देखिए, यहाँ पर आपको नीचे ई में आपको एक कहानी ये भी पाठ की लेखिका के बारे में बताई है, यानी लेखिका का परिचय लिखना है इसमें तो आपको। और ये क्वेश्चन भी परिचय के लिए भी आपको एक क्वेश्चन कंपलसरी रहता है, गद्य भाग और पद्य भाग में से एक कवि का और एक लेखक परिचय का। तो ये लेखक परिचय का क्वेश्चन है। लेखिका अपने पिताजी के वैचारिक टकराट को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। तो लेखिका के और उसके पिताजी के विचार में क्या टक्कर होती थी, क्या नहीं मिलता था, पिताजी क्या कहते, ये क्या कहती, तो उनको अपने शब्दों में आपको कहाँ कहाँ पर पिताजी में और उसके अंदर बातों का मेल मिलाप नहीं होता था, तो उसको आपको लिखना है। ये सिर्फ आपको समझना है, ये लिखने की जरूरत नहीं। लिखने के लिए ये ऊपर के अ भाग में प्रश्न पेज नंबर 19 में अ भाग में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ये दो ही लिखेंगे। दूसरे क्वेश्चन आपको समझना है, आप बस कहानी आपको समझ में आ गई तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। हाँ, लेखक कवि परिचय तो लेखिका का परिचय तो आपको पढ़ना है। ये एक तीसरा क्वेश्चन। अब दूसरा देखिए, आप लोगों ने यहाँ पर आपको ई में दिया है नंबर 3 आ ई, उसमें समझना है सिर्फ आपको, ये नोट्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये एग्ज़ाम में ये भी एक क्वेश्चन आपको आता है 5 मार्क्स के लिए। अभी तो कोरोना काल में थोड़े मार्क्स इधर उधर कर दिए गए हैं, लेकिन इसका रियल में जो पहले से था रूल, वो 5 मार्क्स के लिए था। तो अब इसमें देखिए क्या बता रहे, मुझे न अपनी आँखों पर विश्वास हो रहा था, न अपने कानों पर यह हकीकत थी। ये पंक्तियाँ किसने, किसको, कब और क्यों कही, इसको कहते हैं आप लोग इंग्लिश में रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, हिंदी में सप्रसंग व्याख्या। कौन से समय पर किसने कहा कि मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था और अपने कानों पर भी ये हकीकत थी, यानी उस समय की घटना है जब पिताजी को कॉलेज बुलाया गया था, प्रिंसिपल का लेटर आया था, और उस समय उसको लगा कि अब घर में पिताजी के आने के बाद बड़ा ही धमाल मचेगा। और उसने माँ से भी कह दिया कि पिताजी के आने के बाद थोड़ा कुछ मामला ठंडा होने के बाद आप मुझे पड़ोस में से बुला लेना। लेकिन माँ ने कहा, बेटा
कुछ भी नहीं है, पिताजी तो बहुत खुश हैं। ये बात सुनने के समय लेखिका ने कहा कि जब माँ की बातों को मैं सुना तो मेरे न कानों पर विश्वास हो रहा था, न आँखों पर विश्वास हो रहा था, न अपने कानों पर विश्वास हो रहा था कि ये क्या हो रहा है, ये सच है, हकीकत यानी सच है। उस प्रसंग पर लेखिका ने यह पंक्तियाँ सोची थी। तो आपको इसको कैसे लिखना आज एक बार बताती हूँ, संदर्भ सहित व्याख्या। इसके लिखने के लिए आपको ऑलरेडी आपको 9th में इसका ज्ञान है, तो देखिए उसमें पहले एक साइड हेडिंग देना संदर्भ, ये पंक्तियाँ किस पाठ की है, इसके लेखकार लेखिका कौन है और उसने इसमें क्या बताया है, और नेक्स्ट साइड हेडिंग देना व्याख्या। ऐसा करने से आपके सुचारू ढंग से आपकी व्याख्या हो जाती है। और उसने बताया कि व्याख्या में आपको लिखना है ये बात किसने किसको कब कहा, कौन कह रहा है कि मुझे अपनी आँखों पर विश्वास नहीं है, कानों पर विश्वास नहीं है, क्या ये जो देख रही हूँ वो सच है, क्योंकि उसको इसकी बात की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। इसीलिए लेखिका ने कहा न तो मुझे अपनी आँखों पर विश्वास है, न अपने कानों पर, और ऐसा लग रहा है कि ये हकीकत है, सच है। दूसरा ऐसा आप उसको एक्सप्लेन करना है। दूसरा इसी में दिया, समझना है, इसमें लिखना नहीं है आपको। बस अब यही रह गया कि लोग घर आकर थू करने चले जाए, बंद करो अब इस मनु का घर से बाहर निकल। आपने लेसन सुना, मैंने भी आपको पढ़ाया, और उसी समय मुझे पता है कि ये बात जब दक्यानुसी मित्र ने आकर उनको कहा आप घर में बैठे हो और आपकी बेटी बाहर जाकर लड़कों के साथ चौराहों पर, सड़कों पर जोर जोर से नारे लगा रही है, ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है। उस समय जब पिताजी का कोई दूसरा आकर अपने बच्चों की शिकायत करे तो स्वाभाविक है कि घर वाले को क्रोध आ जाता है। सच्चाई वो पूरी तरह से सुने भी नहीं, देखे भी नहीं, लेकिन उनको क्या हो गया, क्रोध आ गया। और उस क्रोध के समय उन्होंने कहा कि क्या मैं आज इसी के लिए मैंने इतने बच्चों को पढ़ाया, मेरे 4 बच्चे स्कूल में पढ़े, लेकिन कभी कोई शिकायत नहीं आई। आज इसके कारण आज लोग घर आकर मेरे ऊपर थूक रहे हैं, यानी मेरे ऊपर बुरा भला कर रहे हैं। तो बस उन्होंने निश्चय कर लिया कि आज के बाद मनु का घर से बाहर निकलना बंद। तो ये भी इसको एक्सप्लेन इस प्रकार से करना है। शायद आपको समझ में आया होगा। कोई भी पंक्ति अगर किस पाठ से दी गई है तो उस पाठ का नाम, उस पाठ के लेखक और लेखिका, उसके बाद में उस पंक्तियों का भाव बताना है कि किसने किसको कब कहा, क्यों कहा। ये तीनों चीज़ों को लेकर अगर आप लिखें तो समझे तो आप कर सकते हैं। तीसरा आपको दिया गया, जीत की खुशी पर सामने खड़ी बहुत बहुत बड़ी चिर प्रतिष्ठित खुशी के सामने वो खुशी मिला गई। अब देखिए, जब उसकी जीत हो गई तो वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी चिर प्रतिष्ठित खुशी के सामने वो खुशी भी मिला गई। यानी व्यक्ति को जब जीत मिल जाती है, चारों ओर से सफलता मिल जाती है, तो पहले पिताजी ने कैसे कहा, लोगों ने क्या क्या कहा, कैसे कैसी उंगलियां उठाई, लेकिन उस खुशी के आगे वो सारी बुराई, सारी जो ईर्ष्यावश बातें हो रही थी, वो सब अपने आप क्या हो गई, बंद हो गई। इस तरह से संदर्भ सहित व्याख्या चाहे कोई भी लेसन में आपको क्यों ना आए, बस इसका यही है कि प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए तो आपको उसमें संदर्भ में पाठ का नाम, लेखक का नाम, लेखिका का नाम, फिर उसमें किसने किसको कब क्यों कहा, उसका एक्सप्लेन करें तो ये आपके प्रश्न आपका बन जाता, उसका उत्तर आपका बन जाता है। इसी तरह से किसी भी पाठ में या किसी भी कविता में
आपको ये क्वेश्चन रहेगा, उसमें सिर्फ आपका अपना दिमाग, उसको और कोई घर से आप पढ़कर तैयारी नहीं करते हो, बस इमीडिएटली ये पंक्तियाँ किसकी है, किसने लिखी, क्यों लिखी, किस उद्देश्य से लिखी, उसको एक्सप्लेन करना है। आया समझ में? हर पार्ट के अंदर आपको इस तरह से रहेगा, इसीलिए समझिए। अब देखिए, आपको एक कार्य यहाँ दिया गया है जिसको आपको अभ्यास के तौर पर करिए। ई में आपको गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब एक गद्यांश दिया है, एक अनुच्छेद अनमोल है जो आपके पुस्तक का नहीं है, और उसमें आपको पढ़ना है, और उसमें यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं किताब में, लेकिन मैं आपको इसमें टोटली 10 क्वेश्चन बनाने के लिए बता रही हूँ, तो आप ज़रूर बनाना। इस पैराग्राफ को लेकर भले आप इस पैराग्राफ का फर्स्ट और लास्ट लाइन लिखने के बाद वो क्वेश्चन लिखिए, ज़्यादा वर्क भी आपको बर्डन भी नहीं होगा, और उसको लिखते हुए आप इस किताब को सामने रखकर जो पेज नंबर 20 पर सभी का देखो, जो पीछे दिया गया पाठ के अनुच्छेद, किसी की किताब का पेज नंबर अलग भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है, उसी के अनुसार आप इस अनुच्छेद को देखिए। ऑलरेडी वहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए हैं, तो आप इसमें और 6 क्वेश्चन जैसे ऐसे यहाँ पर बनाए गए हैं, उसी के आधार पर प्रश्न संबंधी, व्याकरण संबंधी, शब्दों के अर्थ संबंधी सभी तरह से आप क्वेश्चन बनाने के लिए तैयार हो जाए। ये आपका एक कार्य जिसे करना है आपको, उसी के अनुसार यहाँ आपको प्रश्न दिया। अभी आपके पेज नंबर, यानी हमारे इस पाठ का पेज नंबर 19 और हमारे इस पाठ का जो आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना तो समझ में आता ही है, इस पैराग्राफ से लेकर, इस अनुच्छेद से लेकर प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया, 2 वहाँ पर दूसरा और एक पैराग्राफ, एक वो और दूसरा, ये 2 अनुच्छेद में से आप 10 क्या बनाएंगे। आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिए और यहाँ पर आपको बनाना है कि आप आंसर बनाइए इसके। वहाँ क्वेश्चन बनाना है, यहाँ पर आपको आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना तो समझ में आता ही है, क्या उस समय मेरी उम्र थी और क्या मेरा भाषण रहा होगा। अब देखिए इसमें आपको क्या करना, अनुच्छेद में यहाँ पर आपको पहले तो उत्तर बना दीजिए, डायरेक्ट उत्तर बनाइए, तो उसका फिर क्वेश्चन आपको देंगे बनाने के लिए। वहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है तो आपको उत्तर लिखना है, यहाँ पर आप क्वेश्चन बनाएंगे और फिर उत्तर भी लिखेंगे, उल्टा हो गया। तो इस तरह से आपका अभ्यास भी ये हो जाएगा। ये आपके लिए पढ़ाने के बाद में ये अभ्यास थोड़ा, ताकि आपको लिखने का भी आदत रहे, समझने की भी भावना रहे। अब देखिए आपके अर्थकायिता प्रश्नोत्तर में बहुत बाकी का हम लोग जब स्वयं आएंगे तो रिवीजन में करेंगे, अभी बहुत कम तो देती हूँ। लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा और कैसे। क्वेश्चन नंबर 1 अ में अर्थकायिता में अ में नंबर 1, और आ में देखिए नंबर 2 लेखिका के संघर्षमय जीवन से हमें क्या संदेश मिलता है, और ई में देखिए वो ई नहीं, बड़ी ई में देखिए समाज में, यानी फर्स्ट बीट के अंदर 4th वन, समाज में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है, इस पर अपने विचार प्रकट कीजिए। ये 3 क्वेश्चन आपको अपने नोटबुक में लिखना है। 3 क्वेश्चन, 2 अपना अनुच्छेद, एक अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्न बनाना है, एक अनुच्छेद को बनाकर उत्तर करना है। तो देखिए इस तरह से आपका तैयार। अब भाषा की बात में आपको पूरा करना है, जिसको व्याकरण संबंधी। अब देखिए यश
धैर्य, सीमा, इशारा, ये शब्द आपको दिए गए यहाँ पर 4। मैंने पढ़ाते समय भी आपको कितनी बार उनके अर्थ बताई, पर पर्यायवाची शब्द का अर्थ आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि एक शब्द के 2 अर्थ निकालना। आप एक ही शब्द का अर्थ लिखेंगे, पूछते हैं वो लोग एग्जाम में, मैंने देखा कि वहाँ पर पर्यायवाची शब्द का क्वेश्चन है, लेकिन वो आपको क्या देते हैं, एक ही आंसर देते हैं। वो उनकी बात है, लेकिन हमको हमारे नॉलेज से सीखना है। पर्यायवाची शब्द बोले तो एक शब्द के 2 अर्थ बने, 2 से अधिक बन सकते हैं, लेकिन अगर एक नहीं बनाना, एक बनाए तो वो शब्दार्थ हो गया। इसीलिए आपको देखना। अब यश, पहला शब्द यश। हम पढ़ते पढ़ते भी हमको किसी की बुक की भी जल्दी से मदद लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पर कहाँ पर ऐसी आवश्यकता पड़ भी गई तो आप अपने वर्कबुक से, अभ्यास पुस्तिका से आप उसको जहाँ तक हो सके बिना किसी की मदद लिए आप करना सीखिए। अब यश, यश देखिए पेज नंबर 21 पर भाषा की बात में यश यानी क्या है, यश का अर्थ क्या है कि कोई काम करने पर जो हमको अच्छाई प्राप्त होती है उसे बोलते हैं यश। यश, कीर्ति, नाम, प्रसिद्धि, ये सब इसके पर्यायवाची शब्द है। एक जस्ट वाक्य के तौर पर मैं आपको बता रही हूँ, आपको वाक्य नहीं बनाना है। लेकिन यश, मैंने उस देश के प्रति काम करके बहुत यश प्राप्त कर लिया। यश यानी नाम, कीर्ति, प्रसिद्धि आदि। आया समझ में? अब देखिए दूसरा धैर्य। धैर्य यानी साहस, हिम्मत। जैसे मैं आपको वाक्य बतानी हूँ, वाक्य से आपको जल्दी समझ में आएगा। धैर्य, हमें कभी भी किसी काम को धैर्य से करने पर जरूर सफलता मिलती है। हिम्मत से करने पर, साहस से करने पर, तो ये है धैर्य। तीसरा आपको दिया सीमा। सीमा यानी जैसे आप अपनी भाषा में बाउंड्री बोलते हो, हिंदी में इसको सरहद बोलते हैं। सरहद, सीमा, और इसका एक ही होगा शायद हिंदी में, सरहद यानी सीमा, यानी इस सरहद से हमें और आगे बढ़ना नहीं चाहिए, अपनी सीमा में। इशारा, अब इशारा का पर्यायवाची शब्द है संकेत। संकेत है इशारा का, और एक होता है चिन्ह भी बोल सकते हैं। ये चिन्ह हमको बता रहा है कि हम उधर जाओ। आप देखते हो कि हमको जब कभी कोई रास्ते पर कोई एरिया में हमको जाना है तो वहाँ बताते हैं कि वो नाम लिखकर उसका एरो मार्क करते हुए कि जिसको टैंगबन जाना है तो उसको ये रास्ते से जाइए, जिसको गोलकुंडा जाना है उसको ये रास्ते से जाइए। ये ऐसे इशारा, चिन्ह। अब देखिए दूसरा वाक्य में प्रयोग करना है आपको, बेहद। ये तो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, लेकिन आप मेरे बताए हुए वाक्यों से आधार पर भी आप अपना ओन वाक्य बनाने का पूरा प्रयत्न कीजिए, ताकि ये ग्रामर ऐसा है कि आप स्वयं करेंगे और अपने आप से कर लेंगे तो एग्ज़ाम के समय आपको कभी इस ग्रामर पार्ट्स में, इस पार्ट बी में आप कोई भी अंक खो नहीं सकते हो। अब देखिए बेहद, हमें किसी किताब की ज़रूरत नहीं है। पहले तो बेहद क्या है इसका अर्थ समझना है, वहाँ तो आपको अर्थ नहीं रहेगा। बेहद यानी असीम, बहुत। अब इससे वाक्य बनाना है। वाक्य किससे बनता है ये भी आपको पता होना चाहिए, ऑलरेडी आपको पता होगा ही, लेकिन फिर भी देखिए बेहद, ये किससे वाक्य बनाना है, अर्थ से नहीं, शब्द से। वाक्य बनता है शब्द से। अब बेहद शब्द आपको दिया तो मेरी दादी मुझे बेहद प्यार करती है, इससे आपका बेहद के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए। ये बेहद शब्द से आपने वाक्य बना लिया। अब देखिए क्रोधित। मेरे गलत काम को देखकर
पिता का क्रोधित होना उचित था। क्रोधित होना यानी गुस्से में आना। तो ऐसे सेंटेंस हमको इस वाक्य में प्रयोग को किसी पुस्तक की आवश्यकता मत लीजिए, सिर्फ शब्दों को समझिए, उसके अर्थ को जानिए और वाक्य बनाइए। तो इस प्रकार से आपको अभ्यास होगा। दूसरा, सहन शक्ति। आजकल लड़कियों में माता पिता की डांट सहने की सहन शक्ति बहुत कम हो गई। यानी उनके अंदर इतना भाव नहीं है कि वो किसी की, आप सुनते हो आए दिन कैसे कैसे लोग हैं, थोड़ा सा डांट दिए तो उन्होंने क्या से क्या कर दिया। किसी को सेलफोन के बारे में डांटा तो उसने क्या तमाशा कर दिया। यानी सुनने की, समझने की शक्ति बहुत कम हो गई। तो आजकल बच्चों में बड़े लोगों की बातें सुनने की सहन शक्ति बहुत कम हो चुकी है। दूसरा, गर्मजोश। गर्मजोश यानी पावरफुल। नेताजी ने मंच पर जाकर बड़े ही गर्मजोश से भाषण दिया, यानी बहुत ऊंची आवाज़ में, बहुत गर्म बुलंद आवाज़ में, और उनकी आवाज़ में भी क्या था, वजन था। तो ये गर्मजोश समझना, पहले शब्दों के अर्थ को, वहाँ पर आपको अर्थ तो नहीं है, पर याद रखना, जब तक आप उस अर्थ को नहीं जानोगे तो आप अपना वाक्य बना नहीं सकोगे। इसीलिए शब्दों को पढ़ाते समय जो मैं आपको अर्थ बताती हूँ, और कुछ उन शब्दों को पढ़कर भी आपको आना चाहिए, क्योंकि आपका फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है। आपके अंदर इतनी कैपेसिटी, इतनी पावर होना चाहिए कि आप उस शब्दों को अर्थ बना सकें। अब देखिए दूसरा, मुहावरे का अर्थ लिखिए, वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब यहाँ पर बताया लू उतारना, यानी डांटना। यहाँ पर बताया किताब में कि लू उतारना मतलब डांटना, और एक शब्द है लू उतारने का, हिंदी के माध्यम से ही है वो, कि लो उतारना बोले तो जब कभी किसी को कुछ बाहर जाते हैं तो किसी प्रकार से उसको कोई दृष्टि बोलते हैं, जैसे आपके तेलुगु में दृष्टि लग जाती है, नज़र लग जाती है, तो फिर उसकी नज़र को उतारने के लिए ये भी एक शब्द है लू उतारना। तो यहाँ पर तो मित्र ने उसकी लू उतारी, यानी उसको भला बुरा कहा और बेटे के बारे में कहा, लेकिन यहाँ लू उतारना हमें छोटे बच्चों की अधिक बार नज़र लगने के कारण रोज़ उसकी लू उतारना पड़ता है। दूसरा आपको दिया गया है कि आग लगाना। अब ये आग लगाना शब्द, आग लगाना मतलब माचिस से आग लगाना है नहीं, इसका अर्थ है चुगली करना। ये समझना आपको, आग लगाना बोल तो कोई न किसी ने वहाँ पर आग लगा दी, ये आपका वाक्य नहीं बनेगा। ये मुहावरा है, आग लगाने का काम मत करिए। तो आग लगाने का अर्थ है चुगली करना किसी के बारे में। तो यहाँ पर आप वाक्य कैसे बनाएंगे, मेरा एक दोस्त हमेशा मेरे माता पिता के पास मेरे बारे में आग लगाता है या चुगली करता है। कोई भी बात, बस इतना ही समझना है कि आपको इसका अर्थ आना चाहिए। अर्थ नहीं आया तो आप वाक्य बना नहीं सकोगे, और नहीं तो फिर वही किताबों से रटे रटाए। पर मैं तो आपको जहाँ तक कहती हूँ कि आप व्याकरण संबंधी पाठों में, अभ्यास में ज़्यादा से ज़्यादा बस उस परिभाषा के आधार पर ये व्याकरण का काम करिए, ताकि आप परिपक्व बन जाएंगे, आप इतने होशियार बन जाएंगे कि कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। किताबी कीड़े मत बनिए उसके लिए। अब बस समझना आपकी बात है। अब वही आग लगाना बोल तो, कोई बच्चे आग लगाना बोल तो माचिस जलाकर उसने उसको आग लगा दी, ये नहीं है इसकी आपकी मुहावरा। जैसे और एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको। अब 9 2 11 हो जाना, इसका वाक्य बनाइए। तो आप 9 2 11, तो हाँ टीचर 9 में 2 मिलाए तो 11 हो गए। अब ये मुहावरा ऐसा है कि इसका अर्थ है गायब हो जाना। तो
इस प्रकार से आपको मुहावरे को समझना है। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, कोई अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है मतलब अपने आप को अपने साथ ही अपना विश्वासघात करना। मैंने उसके साथ दोस्ती करके, उस गलत बच्चे के साथ दोस्ती करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, ऐसा होना चाहिए। तो इसका अर्थ, मुहावरे का अर्थ समझने की कोशिश करो। जहाँ तक हो सके मैं आपको किताब से समझ आए हुए कौन सा मुहावरा है, कौन सा शब्द विशेषण है, कौन सा युग्म है, कौन सा पुनरुक्ति शब्द है, ये भी मैं बताते चली आ रही हूँ। इसीलिए आपको पढ़ाने के समय बहुत ध्यान से पाठ को सुनना है। अब देखिए दूसरा आपको दिया गया है यहाँ पर, संधि विच्छेद कीजिए। महत्वाकांक्षा, महत्व प्लस आकांक्षा, इसका संधि भी लिखना है। किशोरावस्था, किशोर प्लस अवस्था। और दुर्बल, टू डार्ट्स प्लस बल। इतना ध्यान रखना कि डार्ट्स जिसके अंदर विग्रह करने के बाद जब डार्ट्स आते हैं तो वह विसर्ग संधि होती है। और किशोरावस्था ये है स्वर्ण संधि। और महत्वाकांक्षा यह है गुण संधि, जिसके अंदर उसका गुण बता रहा है उसको बोलते हैं गुण संधि। और ये किशोरावस्था में आपको बता रहा है स्वर संधि। और दुर्बल में विसर्ग संधि। ऐसे संधि कितनी है हमारे पास? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ऐसे तो तेलुगु में तो फर्स्ट लैंग्वेज को बहुत सारी है, लेकिन हम लोग इस तीन का ही उपयोग ज़्यादा करते हैं। अब देखिए विग्रह करके समास पहचानिए। मैंने आपको पहले एक बार बताया था समास, कितने बताए थे समास? समास होते हैं हमारे पास 6। पहला अव्ययी समास, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, दिग्गु और बहुव्रीहि बताई थी मैं आपको, याद रहना चाहिए था। और नहीं तो फिर भी एक बार बताती हूँ कि पोथी पुराण, जिनके दोनों अक्षर प्रधान है, पोथी है तो पुराण है, पुराण है तो पोथी है, उसको विग्रह करने पर और आता है बस। ये बहुत आसान है इसका। तो दूसरे में आपको कंफ्यूज है, इसमें सिर्फ और, पोथी और पुराण, दाल और रोटी, पाप और पुण्य, अच्छा और बुरा, इसमें सिर्फ और की उत्पत्ति होती है विग्रह करने पर। तो आपको इसके बारे में लिखना है पोथी और पुराण द्वंद्व समास। दूसरा आपको दिया गया है चौराहा। मैंने बताया था कि जिस शब्द के अंदर नंबर आता है, लेकिन बच्चों मैं दोनों भी बात बता सकती हूँ यहाँ आपको बता रही हूँ कि नंबर आने वाले शब्द को जिसमें विग्रह करने के बाद नंबर आता है तो वह द्विगु समास होता है। लेकिन देखिए मेरी बात और ध्यान से सुनिए कि कहाँ कहाँ पर नंबर भी आता है लेकिन वह द्विगु समास नहीं होता है। अब चौराहा तो चार रास्ते, जिस जगह पे 4 रास्ते होते हैं, तो ये हो गया अपना द्विगु समास। अब मैं आपको बताती हूँ कि दशानन, टीचर, ये दशानन भी फिर द्विगु समास है, लेकिन इसमें नंबर आने के बाद भी ये द्विगु समास नहीं होता, क्योंकि इसका तीसरा अर्थ निकलता है विग्रह करने पर। 10 जिसके 10 मुख हो या 10 मुख वाला वाली या जिसकी विग्रह करने पर आता है वह बहुव्रीहि समास होता है। इस बात का बहुत ध्यान रखना है आपको। ऐसे ही कुछ कर्मधारय में भी है और कुछ द्विगु समास में भी है, बस उस शब्द को समझना। नहीं, टीचर ने बताया था कि जिसका पहला अक्षर आया नंबर तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? द्विगु समास होगा। लेकिन दशानन 10 मुख, चतुर्भुज, अब 4 आया टीचर इसमें, फिर ये भी वही है द्विगु समास। लेकिन नहीं, जिसके 4, सब लोगों को रहते हैं कि 4 बुझाए। यहाँ पर चौरस्ता का बताती हूँ उदाहरण, जैसे जहाँ पर 4 रास्ते निकलते हैं,
वो तो सहज ही होता है, बहुत जगह निकलता है, उसको हम चौरा बोलते हैं। लेकिन चतुर्भुज, दशानन, तीसरा व्यक्ति का अर्थ निकलता है ये। चतुर्भुज कितने लोगों को चतुर्भुजा ने 4 भुजाओं, जिसकी 4 भुजाएं हैं, तो वह हो गया बहुव्रीहि समास। जिसके 10 मुख हो या 10 मुखों वाला, इस बात को ध्यान रखते हुए आपको ये व्याकरण का ध्यान रखना है। उसी के अनुसार आपको आया 4 दीवारी, 4 दीवार का समूह। अगर हमारे पास चारों ओर से 4 दीवार लगी हुई है, बीच में बगीचा है, तो उसको बोलते 4 दीवार। यानी ये भी क्या हो गया आपका कर्म, वो द्विगु समास ही होता है। समझ में आया? अब देखिए, बस एक बार थोड़ा सा आप ट्राई कर लेंगे तो आपको ये बहुत आसान हो जाएगा। यानी आपको किताबी कीड़े नहीं बनना पड़ता है, आप आराम से उसको ये कर सकते हो। अब देखिए, आपको यहाँ पर दिया गया है कि एकाधिक अर्थ शब्द, भिन्नार्थी शब्दों में से 5 वाक्य शब्द चुनकर लिखिए। अब देखो, भिन्नार्थी शब्द जैसे मैं अपने आप से बताती हूँ आपको, जैसे जरा। अब जरा क्या हो गया? जरा बुढ़ापा और थोड़ा, अल्प। जरा का यानी थोड़ा और जरा यानी बुढ़ापा, जिसके 2 अर्थ अलग अलग निकलते हैं। 2 शब्द निकलते हैं, उसके 2 अर्थ निकलते हैं। कभी जरा भी बोल सकते हैं, कभी उसको जरा के कारण वह चल नहीं सकता, यानी बुढ़ापे के कारण। मुझे जरा सा काम करना है, यानी थोड़ा सा। दोनों के शब्द यहाँ पर वाक्य के ऊपर निर्धारित है, इसीलिए वहाँ पर भिन्न शब्द आते हैं। अब जैसे आपको आम दिया, अब आम बोले तो किसका है? एक फल का नाम है, पहचान गए आम। और कभी कभी हम लोग बोलते हैं आम जनता देश के लिए दौड़ पड़ी, यानी कुछ जनता। यहाँ आम एक ही शब्द है, लेकिन अगर यह आम फल मीठा है तो यहाँ पर आम फल का नाम आया, और वहाँ पर आम जनता, आम लोगों ने उस लोगों का कुछ साथ दिया, यानी कुछ लोगों ने उसको साथ दिया। यहाँ पर आम का शब्द क्या हो गया? कुछ। यानी 2 शब्द के अर्थ भिन्न भिन्न निकलते हैं, उसे कहते हैं भिन्नार्थ रूप। अब देखिए, यहाँ पर अर्थ की दृष्टि से वाक्य पहचानिए। दिए गए उदाहरणों के अनुसार 2-2 वाक्य बनाइए। वह काम कर रहा था, कौन सा वाक्य है ये बोलिए? अब वह काम कर रहा था, हिंदी में काल कितने हैं? 3। अब ये बताइए कि ये वाक्य काम कर रहा था, कौन सा है ये? भूतकाल। तुम काम पर जाओ, यहाँ पर क्या है? आज्ञानार्थ। यहाँ पर क्या दे रहे हैं? हम किसी को आज्ञा दे रहे हैं, तुम काम पर जाओ, और तुम काम पर मत जाओ। ये मत जाओ या ना कौन सा वाक्य बन गया? नकारात्मक। आप यहाँ बैठो, सकारात्मक। तुम वहाँ मत बैठो, नकारात्मक। जिसमें नो आ गया, नकारात्मक। तुम काम पर जाओ, आदेशात्मक। आदेश दिया हमने, तुम काम पर जाओ। और वह काम कर रहा था, ये हो गया कि उसकी क्रिया वह स्वयं कर रहा था, इसीलिए वो भूतकाल हो गया। तो ऐसे शब्दों को भी आपको समझना है, लिखना है। और इसी के साथ आपका कोई एक और भी कोई शब्द आपको याद आए तो आप उसको ज़रूर करें। इस तरह से आपका ये पाठ संपूर्ण आपके गृह कार्य के साथ, नोट्स के साथ आपका पूरा हो चुका है। अगले पीरियड में हम लोग पढ़ेंगे कि अभी एक दूसरा है मंगल मानव और मशीन, लेकिन हम इसको न पढ़कर अगली बार के लिए रखेंगे। अगली बार हम एक कविता को हम लोग अपने अभ्यास में लेंगे, उस कविता के बारे में समझेंगे। और इसके अलावा बच्चों, आप पूरा ध्यान रखिए कि जो आपको पूछा जा रहा है, जो आपको कार्य दिया जा रहा है, वो आप निगलेक्ट मत, छोड़िए मत, आप ज़रूर उसे करिए।
ताकि आपका अभ्यास बना रहेगा। आपको कोई एग्ज़ाम के समय आप इस करुणा को आप भूल जाइए, अपना काम करिए, ताकि और हमको इससे करने से हमारा ज्ञान बढ़ता है और हमको आगे बढ़ना है। इसी आशा के साथ आपका आज का ये पीरियड समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों।